भारत सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत इन ऐप्स को भारत में यूजर्स के डेटा तक पहुंचने को ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले जून और जुलाई में भी भारत ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। सरकार ने अब जिन 43 ऐप्स को बैन किया है उसमें स्नैक वीडियो जैसे लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। टिकटॉक पर बैन के बाद स्नैक वीडियो तेजी से उसके विकल्प के तौर पर उभरा था। यह भी चाइनीज ऐप है। इन 43 मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी की गई है क्योंकि सरकार को इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये ऐप्स भारत की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। इसे देखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए इन्हें बैन कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 29 जून को 59 मोबाइल ऐप्स और 2 सितंबर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि सरकार सभी मोर्चों पर भारत के नागरिकों, देश की संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने वैक्सीन को लेकर राज्यों को केंद्र की तैयारियों की जानकारी दी और कहा कि केवल वैक्सीन के भरोसे मत बैठिए। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन कब आएगी यह वैज्ञानिकों के हाथ में है। फिलहाल राज्य संक्रमण रोकने में फोकस करें। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि सरकार ने विस्तृत योजना बनाई है। पीएम मोदी ने कदम दर कदम टीकाकरण अभियान के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे वैक्सीन देशवासियों को उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कोरोना टीकाकरण का अभियान लंबा चलने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए भारत का अभियान हर नागरिक के लिए एक तरह से राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमैटिक हो और सस्टेन्ड हो, इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर कई प्रमुख बातें भी कही। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके हैं दुनिया में जिस प्रकार की कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क में है। अलावा ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितने रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। कोरोना वायरस के कारण फिर से पूरे देश में लोकल लॉकडाउन चालू है। ऐसे में व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए कई गलत खबरें भी प्रचारित की जा रही है। एक खबर में दावा किया गया है कि 1 दिसंबर से फिर से ट्रेन सेवाएं बंद की जा रही है। यह खबर व्हाट्सएप, फेसबुक समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर प्रचारित की जा रही है। इस मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि इस समय में जितनी भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वो सभी बंद की जा रही हैं। ऐसे में लाखों लोग जिन्होंने टिकट बुकिंग कराई है, वे पैनिक स्थिति में हैं। पीआईबी ने इस खबर की जांच की और पाया कि यह महज एक अफवाह है, इसलिए ऐसी किसी भी खबर पर यकीन नहीं करना है। इसकी जानकारी पीआईबी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हवाले से कहा गया है कि ट्रेन सेवा रोकने को लेकर मंत्रालय ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।
हालांकि यात्रियों की कमी की वजह से नई दिल्ली से लखनऊ के बीच दौड़ने वाली तेजस एक्सप्रेस का ऑपरेशन बीते 23 नवंबर से तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन आज से बंद किया गया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ठंड के मौसम के मद्देनजर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए नियमों का और सख्ती से पालन करने की अपील की है। कोरोना संकट बढ़ने के लिए त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत में गुलेरिया ने कहा, सर्दी की वजह से कम तापमान और प्रदूषण के मेल से स्थिति और बिगड़ रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई तेजी पर गुलेरिया ने कहा कि त्योहारी सीजन में लोगों ने नियमों को नजरअंदाज किया। बड़ी तादाद में लोग बाजारों में निकले, न कोई मास्क न ही कोई किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग। गुलेरिया ने कहा कि सांस से जुड़े वायरसों के सर्दी में तेजी से फैलने की आशंका रहती है। लोग घरों में बंद रहते हैं, वेंटिलेशन नहीं होता, इस वजह से भी ये वायरस फैलते हैं। जाड़े के मौसम में कम तापमान और ऊपर से प्रदूषण को खतरनाक बताते हुए उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में प्रदूषण ज्यादा है वहां मौतें भी ज्यादा हो रही हैं। देश में लव जिहाद को लेकर जारी चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट बैठक में इसके खिलाफ कानून पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी में है। इस मसले पर योगी सरकार पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है कि यूपी में लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने वाले और महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों की खैर नहीं है। इसी बीच उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के रिटायर्ड प्रमुख न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि लव जिहाद पर हमारी रिपोर्ट में अवैध धर्मांतरण को रोकने का प्रावधान है। अगर कोई लोभ से, लालच से डरा करके, धमका करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके, छद्म भेष धारण करके या अच्छी शिक्षा का आश्वासन दे करके या अच्छी बेटर लाइफ स्टाइल का आश्वासन दे करके या डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके अगर कोई धर्मांतरण किया जाता है तो वो अवैध होगा और उसके साथ उसमें दंड की भी व्यवस्था है, 3 साल के दंड की व्यवस्था है। अगर धर्मांतरित व्यक्ति अवयस्क है या अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है तो उसमें 7 साल तक के दंड की व्यवस्था है और अगर मास कन्वर्जन होता है, सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो उसमें 10 साल तक की व्यवस्था है। इसमें हमने ये भी व्यवस्था की है कि जो भी मौलवी, पंडित, मुल्ला, पादरी, जो भी कर्मकांडी धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है वो एक निर्धारित प्रारूप में जो अनुसूची 2 में दिया हुआ है हमारी रिपोर्ट के, उसमें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा कि मैं अमुक समय पर अमुक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है वो भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। उसमें वो लिखित करेगा कि उसका वर्तमान धर्म क्या है और वो किस धर्म को अपनाना चाहता है, उसके पूर्वजों का धर्म क्या है, परंतु उसमें कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं है उसको कि वो धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहता है।